लोगों ने इस तरीके के प्रयास किए जिनके आधार पर हमने अभी तक यह देखा कि भाई उस प्रयास में कुछ ना कुछ खामियां जरूर रही। खामी इनके प्रयास में भी रही है, नो डाउट, दे वर नॉट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं था इधर। इनके प्रयासों में क्या खामी रही है उस खामी को देख लेंगे हम लोग, और उस खामी को देखते हुए ये भी देखेंगे कि फिर इनके कंट्रीब्यूशन को इतना ज्यादा क्यों महत्व दिया जाता है। सबसे पहले देखेंगे रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि एक बड़े आलोचक है रामचंद्र शुक्ल, और नो डाउट महान विद्वान है, ठीक है। और महान विद्वान होने के नाते ही इन सभी लोगों ने एक अपना अलग योगदान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया है, ठीक है। और इन सभी के इस योगदान के आधार पर साहित्य अलग प्रकार से चला, बढ़ा, और उसने इतनी बड़ी ख्याति पाई है, ठीक है। तो लिखें कि साहित्य इतिहास लेखन में रामचंद्र शुक्ल का योगदान, हेडिंग डालें। आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को? हाँ जी, हाँ ठीक है, इधर तो सब आवाज आ रही थी अभी, एक बार बताना थोड़ा सा। कुछ करा दो समझ में कुछ। मिश्र बंधुओं, माफी चाहूंगी, मिश्र बंधुओं के में भी अभी अभी तो आ रही है वॉइस, उससे पहले आ रही थी वॉइस आपको? उससे पहले आ रही थी वॉइस? चलिए,
हाँ जूम मीटिंग लूंगी, जूम मीटिंग। चल, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में, साहित्य इतिहास लेखन में, साहित्य इतिहास है ये, इसको थोड़ा ठीक करना। लेखन परंपरा में, साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में शुक्ल जी का योगदान। क्या शुक्ल जी का योगदान है इसमें, लिखेंगे 1929 में नागरी प्रचारणी सभा, लिखे इसमें 1929 में नागरी प्रचारणी सभा होती है, और इस नागरी प्रचारणी सभा में इन्होंने साहित्य के लिए क्या दिया उसको देखें। इस नागरी प्रचारणी सभा में शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर इसकी रचना करी। लिखिए इसमें, इसका यहां पर एक मिश्र बंधुओं की ये नहीं बताई गई आपको कमियां, मिश्र बंधुओं की कमियां नहीं बताई गई क्या? बताएं। वहां पर आप यही लिख सकते हैं, एक वृहद ग्रंथ था जो मिश्र बंधुओं ने लिखा, और मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखे गए उस ग्रंथ में प्रामाणिकता के स्तर पर तो बहुत बढ़िया था, ऑथेंटिक था, सारे सन वगैरह उसमें बढ़िया लिखे थे। ठीक है, उसमें लिख लें कि वह साहित्य इतिहास क्या होता है, साहित्य का इतिहास। ठीक है, साहित्य के इतिहास का लेखन वो होता है साहित्य इतिहास लेखन। ठीक है, साहित्य के इतिहास का लेखन साहित्य इतिहास लेखन होता है। मिश्र बंधुओं की कमी बस एक ही थी, वैसे तो बहुत बड़ा ग्रंथ था वो, बहुत बृहद ग्रंथ था, और उसमें प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी के तौर पर बढ़िया काम किया गया, परंतु उन्होंने उसमें इतिहास बोध का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने भक्ति काल को दो दो तीन 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 चार चार खंडों में बांट दिया। उन्होंने वर्तमान काल का कोई पता ही नहीं दिया, क्योंकि वर्तमान जो चल रहा था उसका उन्हें सही हिसाब नहीं लगा, और क्योंकि वो एक मोटा ग्रंथ था तो हर किसी के बस की पढ़ना भी नहीं था, और उसको आलोचना आदि भी उसकी लिखी नहीं गई, इसलिए मिश्र बंधुओं वाले को बढ़िया माना नहीं गया। 1929 में इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा में रामचंद्र शुक्ल ने यहां पर हिंदी शब्द सागर एक ग्रंथ लिखा, हिंदी शब्द सागर, ये था इनका ग्रंथ। अब इस हिंदी शब्द सागर में यहां पर शुक्ल जी की जो इतिहास दृष्टि थी, इतिहास को देखने का जो उनका तरीका था, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, मिश्र बंधुओं की साहित्य इतिहास लेखन की सीमाएं लिखे, क्योंकि मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया ग्रंथ बेहद वृहद था, और इसमें कवियों, कालखंडों आदि का वर्णन प्रामाणिकता के साथ किया गया है। इसमें कवियों, तिथियों, कालखंडों का वर्णन प्रामाणिकता के साथ किया गया है, परंतु साथ ही इतिहास बोध के विषय में, स्पष्टता कम दिखाई देती है, स्पष्टता कम दिखाई देती है। नेक्स्ट,
मिश्र बंधुओं के द्वारा साहित्य इतिहास लेखन एक वृहद ग्रंथ के द्वारा किया गया। इसमें प्रमाणिक तथ्यों, कवियों, कालखंडों के स्तर पर प्रमाणिकता तो दिखाई देती है, परंतु इतिहास बोध की कई घटनाओं को, भाई एक बार में लिख लिया करो, मैं खुद उसमें भूल जाती हूँ क्या बोला था मैंने, ठीक है। हाँ, 5 कालखंड में बताया है इसने, और ये लिख लिया, आगे लिखे। मिश्र बंधुओं के द्वारा भक्ति काल को 2 उपखंडों में बांटा गया, और उसके उपखंडों को भी आगे उपखंडों में विभक्त किया गया। मतलब सब सेक्शन के भी सब सेक्शन, उपखंडों को भी कई उपखंडों में बांटा गया, जिसके कारण यह संख्या 8 से भी अधिक हो गई। 8 से भी अधिक हो गई। आगे लिखेंगे। शुक्ल जी की इतिहास लेखन की जो दृष्टि थी वो पूरी तरीके से परिपक्व है, मैच्योर है, स्पष्ट है, सटीक है। कोई भी उसमें ऐसी बात नहीं है जिससे कि अस्पष्टता नजर आती हो। जैसे अभी तक अस्पष्टता नजर है, कहीं बीच में जो है परेशानी कर दी, कहीं बीच में जो है ब्रेक कर दिया, कहीं बीच में जो है किसी को भी ले आए उठा के, कोई आदमी बायस है, कोई आदमी जो है मुस्लिम साहित्य के लिए बायस है, कोई हिंदू के लिए बायस है, कहीं पर टाइम पीरियड बीच में गुच्चक खा गया, दिया ही नहीं। तो इनका ऐसे नहीं है, इनका पूरी तरीके से एक सधा हुआ यहां पर चीजें हैं। ये क्या लिखते हैं, रामचंद्र शुक्ल साहित्य को मनुष्य की यानी कि मानव की चित्त प्रवृत्ति का रिफ्लेक्शन बताते हैं। ये बताते हैं जैसा हमारे मनों में है, चित्त में है, मन में है, उस चित्त का रिफ्लेक्शन है भाई साहित्य। वही चित्त वृत्ति, चित्त यानी मन, वृत्ति माने उसकी क्या विशेषता है, उस मन में क्या उठ रहा है, उसी को कहा इन्होंने साहित्य। साहित्य को मनुष्य की चित्त वृत्ति, चित्त की कैसी वृत्ति है, कैसा हाल है, क्या उसका है चीजें, चित्त वृत्ति की
नहीं में। रिफ्लेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से, रिफ्लेक्शन को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब है ना, चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब बताया गया है। क्या बताया गया है? शुक्ल जी की इतिहास लेखन की दृष्टि स्पष्ट है, सटीक है, परिपक्व है, इसलिए इन्होंने क्या बताया है? मनुष्य की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब बताया है। ठीक है, प्रतिबिंब बताया है यहां पर इन्होंने। हाँ, प्रतिबिंब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आगे बताएं, आगे बताएं। यहां पर लिखेंगे, वे लिखते हैं शुक्ल जी के अनुसार लिखें इसमें, शुक्ल जी के अनुसार जबकि पूरे देश का साहित्य वहां की जनता का चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चय है, तब निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी लिख लिया। माने ये कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई क्योंकि चित्तवृत्तियां बदलती रहती हैं। चित्तवृत्तियां कैसे बदलती हैं? जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होगा वैसे वैसे हमारा मन भी बदलेगा। पहले हमारा मन नहीं होता था, पहले हमारे अंदर पेशेंस था, अब हमारे अंदर पेशेंस चला गया है। पहले हम देखते थे आसपास में किस तरीके की चीजें, घटनाएं घटित होती थी, अब दूसरी तरह की घटनाएं घटित होती है। अब हम देख रहे हैं विखंडित परिवार है, अब हम देख रहे हैं परिवारों की संरचना बदल चुकी है, अब हम देख रहे हैं बच्चे किस तरीके के हो रहे हैं पैदा है, अब हम देख रहे हैं चारों तरफ अलग तरीके के अपराध हैं, अब हम देख रहे हैं चारों तरफ अलग प्रकार की स्थितियां हैं। तो इसलिए हमारे मन की प्रवृत्तियां भी क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। जब शहरीकरण बड़ा होगा तो जो मानव है उसकी प्रवृत्तियां अलग थी, आज अलग है। आज क्या है? आज अलग है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई चीजों के बदलने से मानव की प्रवृत्तियां भी बदल रही हैं। तो जबकि पूरे देश का साहित्य, हमने देखा है, हमने पढ़ा है पहले कि साहित्य ही समाज का दर्पण है। तो जब समाज बदल रहा है तो साहित्य नहीं बदलेगा क्या? वही कहना चाहते हैं, साहित्य ही समाज का दर्पण है। Literature is a reflection of society. Then society will change. So it is very obvious and possible कि literature will change obviously. तो वही ये कह रहे हैं कि जबकि पूरे देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है, संचित प्रतिबिंब है, जुड़ा हुआ सबका है, कलेक्टिवली, तब यह निश्चय ही जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। लिखे, स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, लिख रहे हैं, समझ आ रही है चीजें। रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं?
आदि से अंत यानी कि शुरुआत से अंत तक इन्हीं परंपराओं, अंत तक, आदि से अंत तक इन परंपराओं साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य बिठाना, सामंजस्य बिठाना यानी कि एक प्रकार से कोऑपरेट करना। लैंग्वेज टफ है, ये रामचंद्र शुक्ल जी की लैंग्वेज है, इसे मैं बदल नहीं सकती हूं ना। ठीक है, हम तो अपनी वाली तो बदल ही लेते हैं, देसी कर लेते हैं, ये नहीं बदल सकते। सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, लिख लिया, यही साहित्य का इतिहास यहां पर कहलाता है। ओके, लिख लिया। यानी कि कह रहे हैं कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, वैसे वैसे चित्तवृत्तियां भी बदल रही हैं और चित्तवृत्तियां बदल रही हैं, तो इसलिए यहां पर आप लोग की ये चीजें भी, रिफ्लेक्शन भी बदल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका कि मनुष्य की चित्तवृत्तियां यानी कि मानव की चित्तवृत्तियां, समाज की चित्तवृत्तियां किससे बदलती हैं? तो यहां पर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, जो सामाजिक घटनाक्रम हो रहा है, जो आर्थिक घटनाक्रम हो रहा है, जो सांस्कृतिक घटनाक्रम हो रहा है, तमाम तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं, मान लिया हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर पर कोई परेशानी है, हमारे कल्चर में चीजें बदल रही हैं, तो हमारा जो साहित्य होगा वो भी बदल जाएगा। ठीक है, वो भी बदल जाएगा। अगर हमारे यहाँ पर जो है राजनीतिक कुछ गतिविधियां बदल रही हैं, तो हमारे यहाँ पर ये चीजें भी बदल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो रिफ्लेक्शन कहां से आता है? वो रिफ्लेक्शन समाज में हुए परिवर्तनों के आधार पर आता है। बहुत ही सरल, सिंपल, साधारण सवाल बता रहे हैं। ठीक है, लिखे कि जनता की चित्तवृत्तियों में, जनता की चित्तवृत्तियों यानी कि मनों में जो उनके अंदर जो चीजें चल रही हैं, जनता की चित्तवृत्तियों में बदलाव काफी हद तक समाज में हुए राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक बदलावों के कारण संभव हो पाता है। अगर हमारी सोसाइटी में चित्तवृत्ति मतलब सोच, सिंपल, बिल्कुल, चित्तवृत्ति मतलब सोच, मन, चित्त माने मन। भैया तुम्हें मतलब अब बिल्कुल शब्द अर्थ वाली क्लास भी लगा दें, है? चित्त माने मन और वृत्ति माने है। ठीक है, चलिए यहां पर देखें, यानी कि कैसा है मन तुम्हारा, है कैसी उसकी सोच है। ठीक है, लिख लिया, ये लिख लिया चीजें, कोई कंफ्यूजन पिछला किसी को? ठीक है, लिख लो।
कि जनता की चित्तवृत्तियों में बदलाव काफी हद तक समाज में हुए परिवर्तनों के कारण होता है, तो वो रिफ्लेक्शन, वो बदलाव साहित्य पे पड़ेगा। तभी तो रीति काल आया होगा ना, तभी भक्ति काल आया होगा। मनुष्य बदल रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, नाथ सिद्ध आ रहे हैं, जैन मुनि आ रहे हैं, बौद्ध काल आया, नाथपंथी आए, ठीक है, तो उसके कारण बदलाव आ रहा है। लिखे लिखे कि इन रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी में दिया, रामचंद्र शुक्ल के कथनों के आधार पर इनके अर्थ को निम्नलिखित अंतर्भूत कथनों के आधार पर समझा जा सकता है। अब कौन से हैं वो कथन, यहां पर देखेंगे उनको। यहां पर है कि जनता की संचित चित्तवृत्तियों के आधार पर चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब साहित्य। यही कहा ना इन्होंने कि जनता की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब क्या है, साहित्य है। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या एक मीनिंग निकला कि जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्तियां बदलती हैं, वैसे वैसे साहित्य भी बदलता है। जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्तियां बदलती हैं तो साहित्य भी बदलता है। ठीक है, और जनता की चित्तवृत्तियां क्यों बदलती हैं, जनता का मन क्यों बदलता है? जनता के मन पर जनता की चित्तवृत्तियों को बदलने के कारणों में अगर हम देखें, चित्तवृत्तियों को बदलने के पीछे राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक कारण जनता की चित्तवृत्तियों को बदलने के पीछे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण होते हैं। क्या समझे इस चीज से? इस चीज से समझे कि चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब साहित्य है। मनों के अंदर जो चीजें चल रही हैं, अगर हम उसको कॉपी पे उड़ेल दें, अगर हम उसे अखबार में उड़ेल दें, अगर हम उसको उपन्यास में लिख दें, उसको हम कहानी में लिख दें, कविता में लिख दें, वही साहित्य बन जाता है। और वो हमने क्यों लिखा, मन्नू भंडारी ने आपका बंटी क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों के मनोविज्ञान पे काम कर रही हैं। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो वही तो मैंने लिखा है। समझ गए? समझे कि नहीं?
बताएं एक बार जल्दी से। डन। एक और लास्ट चीज इसमें, इसका चौथा पॉइंट, साहित्य इतिहास लेखन का अर्थ है कि जैसे जैसे मनुष्य का जैसे जैसे मनुष्य का चित्त बदला, वैसे ही इतिहास बदला तथा सॉरी जैसे जैसे मनुष्य का चित्त बदला वैसे ही साहित्य की प्रवृत्ति बदलती गई। जैसे जैसे मन बदला, जैसे इम्पैक्ट हुए सोसाइटी पर, वैसे वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, वैसे वैसे ही यहाँ पर ये चीजें बदलती गई और चित्तवृत्तियों से साहित्य की प्रवृत्तियां बदलती गई। सिंपल, बहुत साधारण। ठीक, लिख लिया, आगे देखेंगे। लिख लिया, चलो आगे। रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास साहित्य के इतिहास लेखन में साहित्य के इतिहास लेखन में पूर्ण में वैज्ञानिकता का प्रयोग कर, मतलब साइंटिफिक लिखा है इन्होंने, वैज्ञानिकता का प्रयोग कर इसे प्रामाणिकता के शिखर पर खड़े कर दिया, जिसके बाद साहित्य के इतिहास लेखन, साहित्य के इतिहास लेखन में काल निर्धारण एवं साहित्य के वर्गीकरण में कोई समस्या नहीं रही। फिर इसके बाद में ऐसी कोई समस्या यहां पर नहीं रहती है, ना ही तो वर्गीकरण में और ना ही अन्य किसी चीज में, क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से रैशनैलिटी का, साइंटिफिकनेस का प्रयोग यहां पर किया है, जिसके बाद में शुक्ल जी के इतिहास लेखन के बाद में कालखंडों के वर्गीकरण, विभाजन आदि के का यहाँ पर साहित्य के विभाजन में लिख लीजिए, वर्गीकरण अच्छा नहीं है, विभाजन। ठीक है, इस विभाजन में बाद में कोई समस्या यहाँ पर ज्यादा नहीं रह जाती। लिख लिया, ओके, लिख लो।
लिख लिया? 2 और 4 सेम है? कहाँ? एक बार चेक कर लीजिए। जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्तियां बदलती है वैसे वैसे साहित्य भी बदलता है। और चौथा, साहित्य तो लेखन का अर्थ है जैसे जैसे मनुष्य का चित्त बदलता है वैसे ही साहित्य की प्रवृत्तियां बदलती हैं। यहाँ पर है जनता की चित्तवृत्तियां बदलती है वैसे वैसे साहित्य बदलता है। और साहित्य इतिहास लेखन का, यहाँ पे साहित्य इतिहास लेखन का मतलब बताया गया मुस्कान, कि साहित्य इतिहास का क्या मतलब है। आप यहाँ पर ये लिख दीजिए, साहित्य इतिहास लेखन यह दिखाता है, ये आप लिख सकते हैं, है ना, यह शो करता है, यह दिखाता है। मतलब हमने कंक्लूड कर लिया कि आखिरकार ये दिखा रहा है कि भाई जैसे जैसे मनुष्य का मन बदला वैसे वैसे चीजें भी बदलती शुरू हो गई। ठीक है, लिख लिया? अब आगे देखो, इसमें यहां तक की चीजें समझ में आ रही है? कहाँ क्या कर रहे हो आप लोग सभी? टफ लग रही है चीजें थोड़ी सी? है अभी तक कहानी उन्हीं सुनने का था आपको? इतिहास बहुत प्रवीण कुमार जी कई बार बताया जा चुका है। आई थिंक या तो आप एब्सेंट रहे हो या आपको समझ में ना आया हो, है ना। इतिहास तो इतिहास है, आप जानते होंगे। और बोध माने ज्ञान, तो इतिहास के बारे में जो ज्ञान है, जो बोध है, क्या घटनाएं थी, क्या चीजें थी, कब आया मौर्यन, कब आए यहाँ पर गुप्तास, वो चीजें, उनकी सीक्वेंसिंग, उनके बारे में पता होना, है ना, तो उसी इतिहास बोध कहा जाता है। ठीक है। और साहित्य क्योंकि इतिहास बोध से परिचित है, और इतिहास बोध को, अगर किसी व्यक्ति को इतिहास बोध नहीं होगा तो साहित्य कैसे लिखेगा? हर चीज की एक सिक्वेंसिंग होती है, हर चीज का एक पता होता है। मुझे बताएं कहाँ पर आप लोगों को क्या परेशानी आ रही है। देखो, इस तरीके की जो शब्दावलियां हैं उनको आप लोग खुद से भी सोचा करें। सारी चीजें आपको ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि रेडी टू ईट होती है चीजें, है ना। यूपीएससी है, एक बहुत महान बवंडर है, उस भवसागर में आपको खुद ही पार होना है ना। तो छोटी छोटी चीजों के लिए डिपेंड ना रहे किसी भी व्यक्ति पर। ओके, चलिए। कोई गलती नहीं की है रोहित, आपने कोई गलती नहीं की। किसी भी विषय को लोगे आपको ऐसा ही लगने लगेगा, प्रतीत होने लगेगा कुछ महीनों के बाद कि हमने ये विषय लेकर के हमने गलती कर दी है। ठीक है। ठीक है, तो कुछ कुछ दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा, आपको ये लगेगा कि मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करके कोई गलती तो नहीं कर दी है। राइटर के कोटेशन को आपको ऐसे कैसे लिखने, कोई दिक्कत नहीं है। साहित्य के इतिहास में मजा आ रहा है, बहुत अच्छे शिवानी, थैंक यू सो मच, आपको मजा आ रहा है ना। तो आपको कुछ कुछ समय के बाद ये सब चीजें प्रतीत होती रहती हैं कि मैंने ये करके गलती तो नहीं कर दी है ना। पढ़ कर लेना चाहिए, मतलब क्या पढ़ के? पढ़कर तो लेना ही चाहिए, खुद से डिसाइड करना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं होती, इंसान से बड़ा कोई काम नहीं है दुनिया में। इट्स जस्ट एन एग्जाम। अगर आप डेडिकेटेड हैं इसके प्रति, आप कर ले जाएंगे। हर चीज एक तपस्या मांगता है, साधना मांगता है, तो खुद करना ही होगा ना किसी भी विषय में, है ना। तो इसमें भी आप करिए चीजों को बढ़िया बेहतर, है ना। लिखे इसमें, रामचंद्र शुक्ल ने लगभग 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित कर दिया। जो निम्नवत है। लिखें,
लिखिए आगे। वीरगाथा काल, ये इन्होंने नाम दिया है, आदिकाल भी कहा जाता है, पर वो अलग व्यक्ति ने नाम दिया है। ठीक है, देखिए वीरगाथा काल 1050 से 1375 ईस्वी, 1050 से 1300 ईस्वी। ठीक है, सेकंड है आपका भक्ति काल, 1375 से 1700 ईस्वी, 1700 से 1900 तक रीति काल है आपका, 1700 से 1900 ईस्वी तक। और इसके बाद आपका आ जाता है आधुनिक काल, 1900 से वर्तमान। ठीक है, लिख लिया। ये शुक्ल जी के अनुसार है। शुक्ल जी के अनुसार पहले काल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा। और क्यों कहा वो पढ़ेंगे अलग से, क्योंकि यहां पर इन्होंने कहा है कि वीर रस से अभिभूत होकर के तमाम रचनाओं को लिखा गया है, और ये एक वीर गाथा, वीरों की गाथाओं को सुनाने वाला काल है। रासो ग्रंथ आदि को इन्होंने यहाँ पर महत्व दिया है। अगले काल को इन्होंने भक्ति काल कहा कि अब जीवन का उद्देश्य बदल गया है और मोक्ष प्राप्ति ही मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य रह गया है। तो 1375 से 1700 ये वो काल है जहां पर भक्तिमय चीजों को देखा इन्होंने। नेक्स्ट को इन्होंने रीतिकाल कहा, जहां पर रीतिबद्ध होकर के रचनाओं को रखा गया, श्रृंगारिकता का, बिहारी जैसे कवियों को इन्होंने उसमें रख दिया। और आधुनिक, जब मनुष्य चेतना और मनुष्य को केंद्र में देखा गया, और जहां पर मनुष्य से संबंधित जो इनइक्वालिटी थी, डिस्क्रिमिनेशन था, उनके मुद्दों पर बात होने लगी, उसको उन्होंने यहां पर रख दिया। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से इनके द्वारा, इनके अनुसार यहां पर ये चीजें दिखी गई। ठीक है, ये चीजें यहां पर दिखाई गई हैं। आगे लिखें। ओके, लिख लिया। रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की प्रमुख विशेषताएं भी थी कुछ, जैसे इन्होंने भक्ति काल को दो प्रमुख भागों में बांटा। शुक्ल के द्वारा भक्ति काल को दो भागों में विभक्त किया गया। कौन से थे दो भाग? एक था निर्गुण और एक था सगुण।
निर्गुण और सगुण। नेक्स्ट लिखिए, शुक्ल के इतिहास लेखन में कवियों की जीवनियों के आधार पर नहीं, कवियों की जीवनियों के आधार पर नहीं, अपितु रचनाकारों की रचनाओं की समीक्षा की गई। यानी कि अभी तक क्या था, अभी तक सब कवियों की जीवनियां ही लिख डाल रहे थे, 10-10 हजार 5-5 हजार कवियों की जीवनियां लिख दी, फलाने का जन्म यहाँ हुआ, इसने ये किया वो किया। इन्होंने रचनाओं को उठाया, इन्होंने कहा रचनाओं के आधार पर समीक्षा होगी ना, कि कौन सी रचना किस काल में आएगी, फिर उस आधार पर उस रचनाकार को डालेंगे हम। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने यहाँ पर रचनाओं का मूल्यांकन किया, रचनाओं की समीक्षाएं की। ठीक है, लिख लिया। रामचंद्र शुक्ल ने एक और बड़ा काम किया कि अगर हम कविता की बात करें, अगर हम कविताओं की बात करें तो कविताओं में कुछ बाधक होते हैं। अगर मैं कविता को कविता की तरह पढूं, कविता की तरह बताऊं, तो वहां पर चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। हमारे यहाँ अनामिका जी हरिदत्त सर पढ़ाते हैं फ्लो चार्ट बना बना करके, बच्चों कम समझ आते हैं मुझे लगता है फ्लो चार्ट। ठीक है, और जब हम बात यूपीएससी करते हैं ना बच्चे, तो वहां पर हमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो शायद फ्लो चार्ट में मैं आपको फ्लो चार्ट में भी बता दूंगी 1-2 टॉपिक, तो आप लोग बता देना कि वो चीजें समझ आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर कविताओं में बाधक जो तत्व है, जैसे रहस्य, रहस्य सा बना दें कविताओं में, समझ ही कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उन उन जो बाधक तत्व थे कविता की कम्युनिकेट करने में, कम्युनिकेशन में, उनका इन्होंने जमकर विरोध किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, लिख लें, ये भी इनकी विशेषता है। रामचंद्र शुक्ल ने कविता के संप्रेषण में बाधक अवयवों का घनघोर विरोध किया, घनघोर विरोध किया। ठीक है, ओके, चलो आगे देखें। लिख लिया इस चीज को, ठीक है। अब इसमें अगर कोई पूछे, क्योंकि काम की बात तो आपने पूछनी नहीं है, मैंने लिखा है संप्रेषण में बाधक, तो वो तो आपको सबको समझ आ रहा है, आपको तो बस अपनी वो करनी है ना, आपको तो सिर्फ अपनी और अपनी ही बातों को वरीयता देते हुए कमेंट बॉक्स को भरना है। संप्रेषण में बाधक किसी ने पूछा क्या होता है, इसका मतलब सबको पता है, तो अब आप मुझे बताएंगे। बताइए, है जानकारी। अब अगर मैं कविता में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट शब्दों का प्रयोग करूं, समझ नहीं आएंगे। ठीक है,
क्लिष्ट शब्द, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, रहस्य वाली भाषा, किसी को प्रतीक बना करके कुछ और ही कह गए, प्रतीकात्मक भाषा, ये सब अवरोध उत्पन्न करती हैं कविता के गाने में। क्योंकि कविता क्या है, कविता एक प्रकार से गे वाली चीज है, जिसको अगर हम बहुत ज्यादा टफ डिफिकल्ट शब्दों से, ठीक है, उन सब चीजों से उसे ढाल लेंगे तो वहां पर कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी, हम उन चीजों को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलो लिख लिया, चलो भाई लिखो इसको। लिखिए आगे। शुक्ल जी की साहित्य इतिहास लेखन की सीमाएं, क्या सीमाएं हैं इनकी, क्या लिमिटेशन है इनकी, उन सीमाओं को देख ले। भाई इन्होंने कर तो दिया बहुत अच्छा यहाँ पर शुक्ल जी का भक्ति काल और भक्ति काल का वर्गीकरण तार्किक नहीं है। इन्होंने सगुण भक्ति शाखा में शाखा के अंतर्गत जो कृष्ण और राम की भक्ति के अलावे या को छोड़कर अन्य और कोई नहीं हुआ जो सगुण भक्ति शाखा का उपासक हो, और किसी कवि का यहाँ पर कुछ नहीं इन्होंने किया ज्यादा। ठीक है, छोड़कर अन्य किसी ऐसे कवि को स्थान नहीं दिया जो धर्मनिरपेक्ष काव्य की रचना ठीक है, ये एक लिमिटेशन है इनकी। लिखे, लिखे आगे।
दूसरी जो लिमिटेशन है हिंदी साहित्य के शुरुआती कालखंड का नामकरण आदिकाल इस आधार पर वीर गाथा काल का है ना इन्होंने, वीर गाथा काल केवल इस आधार पर सर्वमान्य नहीं हो सकता है कि सिर्फ इस आधार पर सर्वमान्य नहीं हो सकता है कि उस समय में केवल वीर रस से ओतप्रोत ही रचनाएं रची जा रही थी, ओतप्रोत ही रचनाएं लिखी जा रही थी। अधिकता यानी कि ठीक है, नो डाउट इस समय पर रासो ग्रंथ आदि ही लिखे जा रहे थे, तो हम किसी काल का नाम वीरगाथा काल केवल इसलिए रख देंगे कि वहां पर सबसे ज्यादा रचनाएं उसी में थी। तो वोट अबाउट जो कम थी चीजें, मान लिया और किसी में भी तो होंगी ना, तो रचनाएं लिखी जा रही थी। इस तरह अधिकता वाली विशेषताओं के आधार पर काल का निर्धारण न्यूनता वाली विशेषताओं का एक तरीके से ये वहां पर अतिक्रमण कर रहे हैं ना। ये यहां पर अतिक्रमण है कम विशेषताओं वाली चीजों का। लिख लिया? ये एक प्रकार का अतिक्रमण है, लिख लिया? लिख लिया? नेक्स्ट, शुक्ल जी का रीतिकाल का वर्णन भी विवादास्पद है। क्यों है विवादास्पद? यहां पर एक कवि हुए हैं, उसको इन्होंने बोला कि ये तो रस वाला नहीं अलंकार वाला कवि है, तो उसको युग प्रवर्तक यानी कि रीतिकाल का एक यहां पर हाँ रीतिकाल का उनको वो नहीं माना केशव को, ठीक है, केशव दास को रीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है अगर हम अन्य साहित्यकारों की बात सुने, ठीक है। तो लिखें क्योंकि शुक्ल जी के द्वारा
शुक्ल जी के द्वारा केशव दास को रीति काव्य धारा का प्रवर्तक नहीं माना गया। और शुक्ल ने इन्हें अलंकार की, ये अलंकरण वगैरह करता है, अपनी कविताओं पर अलंकारों का प्रयोग करता है, ठीक है। इन्हें अलंकार इनकी रचनाओं को अलंकार सहित तथा रस रहित, यानी कि रसवादी नहीं है ये, ऐसा कहा इसने, रस रहित माना है। यदि देखा जाए तो अनेक विद्वानों के अनुसार केशव की एक रचना है रसिक प्रिया, पूरी तरीके से रसों से भरी पड़ी है, ठीक है। तो वो तो है भाई, तो ठीक है। केशव की ये कैसी है, ये रसवादी रचना है, लिख लिया, रसिक प्रिया। आगे चले। डन, आगे लिखेंगे। नेक्स्ट, डन भाई। राजा क्या कर रहे थे आप बैठे बैठे? क्या दिक्कत क्या है इसमें? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दो तीन चीजें बोली उन्होंने बोला कि भाई सबकी लिमिटेशन है तो इनकी भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए इनमें? इन्होंने कहा कि तुम यार सबके साहित्य को तुम सीमा लगा रहे हो तो तुम्हारे पे भी लगेगी। तो एक सीमा लगी इनके साहित्य पर, कहा कि इन्होंने जो ये
ऐसे कवियों को जो धर्म निरपेक्ष होकर लिख रहे थे उनका तो जिक्र ही नहीं करा, बस निर्गुण सगुण, बस दो ही तरीके के कवि रहते थे क्या उधर। दूसरा इन्हें कहा कि भाई ऐसा बताओ तुम कि वीर गाथा काल यानी कि बस केवल वीर 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 की रचनाएं हो रही थी, तो बाकी तो हम मेजोरिटी के स्तर पर आते हुए माइनॉरिटी को क्यों छोड़ देंगे। तो ये तो एक तरीके का अच्छा बात नहीं हुई, ये तो हम किसी के प्रति इतने ज्यादा भावुक हैं। तो ये तीसरा एक कवि हुए हैं केशव जी। केशव दास जी ने यहाँ पर एक रचना रखी है रसिक प्रिया, और भी बहुत रचनाएं लिखी। तो ये कह रहे हैं कि तो अलंकार वाले व्यक्ति हैं, ये तो रस वस कुछ देते ही नहीं, और रस नहीं देते तो रीतिकाल के प्रवर्तक हम इन्हें मानेंगे नहीं, क्योंकि रीतिकाल में तो रसात्मक कविताएं लिखी जाएंगी। तो इस आधार पर भी इनको क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, दूसरा एक जो बहुत बड़ा कारण माना जाता है वो ये माना जाता है कि शुक्ल जी अपने समकालीन साहित्य को समकालीन साहित्य का वर्णन उचित तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि इस समय में प्रेमचंद अपने महान उपन्यासों को लिख रहे थे। शुक्ल जी के साहित्योतिहास लेखन में उनका कोई जिक्र नहीं आता है। ठीक है, उनको भी नहीं लिखा बेचारों को। मुस्कान भारती ये कह रहे हैं कि ये अलंकार वाली है रसिक प्रिया, और जो रसवादी नेचर के लोग थे वो कह रहे हैं कि रसवादी है, यानी कि इनको देखने का वही नहीं हो पाया। ठीक है, अब वो तो मैं कह रही हूँ या आप कह रहे हैं तो हमें समझ आया, क्योंकि हमें तो कवियों का पढ़ा लिखा इन्होंने नहीं देखा उनका विचारों का, है ना। ये है बात। चलो लिख लो आगे, ये लिख लिया। नेक्स्ट है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। शुरू आज करेंगे, खत्म कल करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में इन्होंने 2-3-4 ग्रंथ लिखे। उनके आधार पर इन्होंने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया इस इतिहास लेखन में। ठीक है, लिखे इसमें कि द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में एक विशेष योगदान है,
इनके द्वारा तीन पुस्तकें लिखी गई। जिसके आधार पर देखा जा सकता है। क्या क्या है यहां पर देखेंगे, लिखें। हिंदी साहित्य का भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका क्या है भाई, उसका रोल क्या है, उसका हिंदी साहित्य का आदिकाल, दूसरी कविता, दूसरी वो रचना, हिंदी साहित्य का आदिकाल। और एक है जिसको हम सभी भी पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो हमारे सिलेबस से भी जुड़ती है, रामस्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ठीक है, लिखें। तीसरा, उद्भव इन तीनों की कल चर्चा करेंगे, क्या क्या है इनमें, ठीक है, इन तीनों की चर्चा करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या लिखा गया है। इसमें हम यहाँ देखेंगे कि इसके आधार पर जो ये आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने लेखन के आधार पर इन पुस्तकों में किस तरीके की प्राकथन लिखे हैं, प्रस्तावना में इन चीजों को क्लियर करा है कि किस तरीके से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटते हैं, किन किन कालों में बांटते हैं। इन्होंने आदिकाल को प्रायोरिटी दी है, ठीक है, आदिकाल को बताया है, वीरगाथा काल इन्होंने नहीं बताया, ठीक है। इन तीन किताबों में इन चीजों को लिखा गया। हम आपसे जो आपके क्वेश्चंस हुआ करेंगे वो हम लेंगे क्लास के बाद में, यानी कि अंत में। 2:45 से आप अपने सवालों को पूछना शुरू करेंगे, उससे पहले नहीं। 2:45 से प्रतिदिन। तो अब अपने सवालों को पूछ सकते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं, क्या आपकी जिज्ञासाएं हैं, क्या आपकी कंफ्यूजन है। उससे पहले आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे, मैं आऊंगी, मैं पूरे 1.5 से पौने 2 घंटा पढ़ाना चाहती हूँ, मुझे अपना सिलेबस खत्म करना है चीजों को लेकर, ठीक है। बताएं, अब यहाँ पर आप अपनी चीजों को पूछें कि क्या आपको दिक्कत है, बताएं। पूछना जारी रखें। रुचि ये हो सकता है बच्चे कुछ टेक्निकल हो, ठीक है, 1:30 बजे आ जाया करो आप, नोटिफिकेशन अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। और क्या दिक्कतें हैं आपकी? साइड हो जाए, लो भाई साइड हो जाते हैं तो। अब तो गया आपका जो था, चलिए कोशिश करता हूँ फोन को। इसमें नहीं खुल रही वो, चलो वो लग जाएगी अभी थोड़ी देर में। मिश्र बंधु जितना लिखे हैं उतना, हाँ,
हाँ, मिश्र बंधु में यही तो बताना है कि मिश्र बंधु ने क्या कहा और उसकी क्या सीमाएं थी, बस यही बताना है विक्रम। उसमें पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है, हमें उस पर पीएचडी नहीं करनी है, किसी भी एक पे में पीएचडी नहीं करनी है, ठीक। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।